ओके, हेलो बीएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, हम बात कर रहे हैं हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री पे, जिस पर हमने 11 लेक्चर्स कवर कर लिए हैं। आज बढ़ते हैं हमारे आज के 12th लेक्चर की ओर, जिसके अंदर हमने दो टॉपिक को कवर करना है। छोटे छोटे से टॉपिक है, एग्जाम्पल के साथ देखेंगे। मीसो आइसोमर्स क्या होते हैं, या फिर आप बोल सकते हो मीसो कंपाउंड क्या होते हैं, और रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। ओके, अब देखो, फर्स्टली स्टार्ट कर रहे हैं मीसो कंपाउंड से, या फिर मीसो आइसोमर आप इसे बोल सकते हो। तो वैसे पहले के लेक्चर में भी आपको मैंने मीसो कंपाउंड्स क्या होता है बताया। यहाँ मैं आपको थ्योरी एग्जाम्पल के साथ क्लियर कराऊंगी, ठीक है। तो देखो, अभी तक जितना भी पढ़ा है ना, उस बेसिस पे मैं आपको इतना बोल सकती हूँ कि मीसो कंपाउंड, पहली चीज ये कि मीसो कंपाउंड एक टाइप के आपके ऑप्टिकल आइसोमर ही होते हैं। ऑप्टिकल आइसोमर ही होते हैं, जैसे आपके एनेंटियोमर्स और डायस्टीरियोमर्स होते हैं ना। जैसे मैंने आपको वो लेक्चर इससे पहले का जो लेक्चर था 11th, उसमें मैंने कवर कराया एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। मैंने बोला था एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स भी आपके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। वैसे ही मीसो कंपाउंड भी आपके ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं, लेकिन इनकी दिक्कत ये होती है ना, दिक्कत ये होती है कि मीसो कंपाउंड में क्या होता है, आपको एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, एलिमेंट ऑफ सिमेट्री का कॉन्सेप्ट भी मैंने बताया था। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की प्रेजेंस होने की वजह से ये कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। मतलब लगेगा आपको कंपाउंड की ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन इनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री होने की वजह से, या फिर आप सिंपली बोलो सिमेट्री होने की वजह से, कंपाउंड आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। और ऐसे ही कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, मीसो कंपाउंड या फिर मीसो आइसोमर। आइसोमर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये भी एक टाइप के ऑप्टिकल आइसोमर होता है। लेकिन इनका जो खास बात होती है, या फिर आप बोल सकते हो इनकी जो फीचर होता है, वो ये होता है कि इनमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। और एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, और इन कंपाउंड को ही हम मीसो कंपाउंड्स कहते हैं। अब देखो, थ्योरी पे भी यही बात लिखी है। इतनी चीज क्लियर आई। ये बातें तो मैंने पहले के लेक्चर पे भी आपको बताई हुई थी, और इवन आपको रट भी गई होगी, इतनी बार बोल लिया है हमने, ठीक है। अब यही चीज देखो, थ्योरी पे भी लिखा है, ऐसे ही आपने एग्जाम पे आंसर करना है। पहले ये वाली लाइन अगर मैं आपको बताऊं, तो यहाँ लिखा हुआ है मीसो कंपाउंड आर द ऑप्टिकल आइसोमर। वही चीज मैंने बोला, मीसो कंपाउंड भी आपकी ऑप्टिकल आइसोमर ही है, लाइक आपके एनेंटियोमर्स एंड डायस्टीरियोमर्स। इनके पास क्या होता है, एक से ज्यादा कायरल कार्बन होता है। इनमें एक कायरल कार्बन से ज्यादा भी कायरल कार्बन हो सकता है। और इनकी खास बात यह है कि इनमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होती है, और इनमें सिमेट्री एलिमेंट प्रेजेंट होने की वजह से हम इनको क्या बोलते हैं, मीसो कंपाउंड। यही सिमेट्री एलिमेंट इनको क्या बाकी के आइसोमर्स से, बाकी के ऑप्टिकल आइसोमर्स से डिफर करता है। तो किसी भी ऑप्टिकल आइसोमर में आपको सिमेट्री मिल जाए तो समझ लेना वो आपका मीसो आइसोमर है। अभी मैं आपको आगे भी दिखाऊंगी। ऊपर क्या लिखा हुआ है, ये बोल रहा है द मीसो कंपाउंड और द मीसो आइसोमर आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव आइसोमर। अब देखो, अब क्यों ऑप्टिकली इनएक्टिव, इसकी डेफिनेशन से पहले मैंने ये लाइन इसलिए पढ़ा है ताकि आप डेफिनेशन क्लियर कर सको। ये बोल रहा है मीसो कंपाउंड जो है एक टाइप का आइसोमर ही है, ऑप्टिकल आइसोमर है, लेकिन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्यों है भाई ऑप्टिकल इनएक्टिव? मैंने आपको पहले के लेक्चर, जब मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी पढ़ाई थी, तो मैंने तीन कंडीशन फुलफिल्ड होने की बात की थी। मैंने बोला था अगर आपका कंपाउंड तीन कंडीशन को ये फुलफिल करेगा, तभी आपका कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव होगा। जिसमें से पहला था कायरल कार्बन, जिसे हम असिमेट्री कहते हैं। दूसरा है नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज, और तीसरा हमारा क्या था, कायरलिटी। और नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज के अंदर हम लोग एलिमेंट ऑफ सिमेट्री मैंने पढ़ाई थी। मैंने बोला था अगर किसी कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट हो गई, तो वो कंपाउंड कभी भी आपका ऑप्टिकली एक्टिव नहीं रहेगा, वो ऑप्टिकल इनएक्टिव हो जाएगा। और वही चीज हम मीसो कंपाउंड में देखते हैं। अब क्योंकि इसमें सिमेट्री प्रेजेंट है, इसमें सिमेट्री एलिमेंट दिखता है, जिस वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव बन जाता है। तो इसी वजह से इसने लिखा हुआ है डेफिनेशन पे कि मीसो कंपाउंड आपका एक टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर जरूर है, लेकिन ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। और आगे क्या बोल रहा है, दिस मीन्स दैट द डिस्पाइट कंटेनिंग टू और मोर स्टीरियोजेनिक सेंटर द मॉलिक्यूल इज नॉट कायरल। तो देखो, अगर आपने पुराने लेक्चर्स देखे हैं ना, तो आपको बोलते ही समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर कोई ये नॉट कायरल कह रहा है। अभी आप बोलोगे भाई आपने तो बोला था कि आपके मॉलिक्यूल में मीसो कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट होता है, अब यहाँ नॉट कायरल क्यों कह रहे हो? देखो, मैंने आपको लास्ट के लेक्चर पे भी बोला था, दो टर्म होते हैं। एक तो होता है आपके पास कायरल कार्बन, और एक टर्म होता है आपका कायरलिटी। तो ये दो चीज है, आपके सिलेबस पे भी दिया हुआ है, कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल। तो एक होता है कायरल मॉलिक्यूल, एक होता है ए कायरल मॉलिक्यूल, और एक होता है आपका कायरल कार्बन। ये चीजें क्या है, सारी की सारी अलग अलग है। कायरल कार्बन हम उस कार्बन को बोलते हैं जिसमें चार डिफरेंट टाइप के एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उसे हम कायरल कार्बन बोलते हैं। लेकिन कायरलिटी, या फिर आप बोल सकते हो कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल अलग होते हैं, क्योंकि कायरल और ए कायरल मॉलिक्यूल होने के लिए कायरल कार्बन ही होना जरूरी नहीं है।
उसके साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री भी अब्सेंट होनी जरूरी है। मैंने कल के लेक्चर नहीं, कल नहीं, उससे पहले के लेक्चर पे विद एग्जांपल कायरल और एकायरल मॉलिक्यूल एक्सप्लेन किया हुआ था, जिसमें मैंने आई थिंक आपको, जब मैंने आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट बताया था। तो मैंने अभी दोबारा बोल रही हूँ कि कायरल कार्बन होना डिफरेंट चीज है और कायरल और एकायरल मॉलिक्यूल होना डिफरेंट चीज है। अगर आपका कोई मॉलिक्यूल है जिसमें ऐसा कार्बन प्रेजेंट है जो 4 डिफरेंट टाइप के एटम से जुड़ा हुआ है, तो उसे आप कायरल कार्बन जरूर बोलोगे, उसको आप इस तरीके से इंडिकेट जरूर करोगे। लेकिन कायरल कार्बन होना और कायरल और एकायरल मॉलिक्यूल, ये कार्बन है और ये मॉलिक्यूल है, ये अलग चीज है। कंपाउंड आपका कायरल तब होगा और एकायरल तब होगा जब अगर आपके कंपाउंड में कायरल कार्बन तो है, उसके साथ साथ प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट है, तो उसे आप कायरल मॉलिक्यूल कहोगे। अगर प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है तो उसमें चाहे आपका कायरल कार्बन क्यों ना हो, स्टिल आप उसे क्या बोलोगे, ए कायरल मॉलिक्यूल बोलोगे। अब समझ में आया? अब मैंने क्या बोला यहाँ पर को, मैंने बोला आपका मीसो कंपाउंड ऐसा कंपाउंड है जिसमें क्या होना चाहिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है, इसको देखो, मीसो कंपाउंड आर द और आइसोमर आर द ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, इसे हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, विच मीन्स दैट डिस्पाइट कंटेनिंग 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर, तो ये बोल रहा है इसमें 2 स्टीरियोजेनिक सेंटर है। स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब कायरल कार्बन प्रेजेंट है, इसके लिए आपका क्या है, ए कायरल मॉलिक्यूल कहलाता है। क्यों कहलाता है, उसका रीजन यहाँ दिया हुआ है, क्योंकि उसमें एलिमेंट ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जैसे आपको पता है। क्लियर हुआ? होप डेफिनेशन क्लियर आई हो, ठीक है। अब देखो एग्जाम्पल अभी कराऊंगी, बट उससे पहले ये, चलो पहले एग्जाम्पल देख लो फिर प्रॉपर्टीज देखोगे। देखिए, ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिया है वो एक कंपाउंड है जिसका नाम है आपका 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन। ओके, अब ध्यान से सुनना। अब देखो यहाँ पे मैंने इसके सिर्फ 2 आइसोमेरिक फॉर्म दिखाए, बट एक्चुअल में इसके 4 होंगे। 4 कैसे होंगे, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर पे बताया था कि अगर आप इस 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन को ड्रॉ करोगे तो सबसे पहली बात आई, ब्यूट मतलब 4 कार्बन है, एन यानी कि सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। तो मैं लिख देती हूँ 1 2 3 4, 4 मेरे पास कार्बन है और सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। और डाई ब्रोमो है, 2 ब्रोमो ग्रुप है दूसरी और तीसरी पोजीशन में, तो यहाँ पे मेरे पास एक ब्रोमो ग्रुप है, एक यहाँ पर को ब्रोमो ग्रुप है। अब वैलेंसी सेटिस्फाई करने के लिए मुझे क्या करना होगा, बची हुई जगह पे हाइड्रोजन लगाना होगा। तो मैं लगा देती हूँ, यहाँ पर को 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे भी 3 हाइड्रोजन आएंगे, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन आएगा। तो ये स्ट्रक्चर है आपका 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन का, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं क्या इसमें कोई कायरल कार्बन प्रेजेंट है, अब देखो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता है बिल्कुल प्रेजेंट है। हमारे पास टोटल 4 कार्बन जरूर है, लेकिन इनमें सिर्फ 2 कार्बन ऐसे हैं जो आपके कायरल है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है इसमें 3 तो हाइड्रोजन है, ये वाले कार्बन में भी 3 हाइड्रोजन है, तो ये तो कायरल हो ही नहीं सकते। लेकिन इन दोनों को अगर आप देखोगे तो इसके एक साइड, यानी कि जो कार्बन नंबर सेकेंड है, इसके एक साइड हाइड्रोजन है, एक साइड ब्रोमीन है, एक जगह मिथाइल है और एक जगह ये पूरा ग्रुप प्रेजेंट है, यानी कि ये कार्बन मेरा कायरल होगा। सेम वे पे ये भी मेरा कायरल होगा, बिकॉज इसके एक साइड हाइड्रोजन, एक साइड ब्रोमीन, एक जगह मिथाइल और एक जगह ये पूरा ग्रुप है, तो ये भी 4 डिफरेंट टाइप के एटम से बना हुआ है, तो ये भी आपका क्या होगा, कायरल कार्बन होगा। इतनी चीज क्लियर आई? अब मैं आपसे क्या बोलना चाह रही हूँ, इसमें टोटल कितने कायरल है, 2 कायरल है, तो कायरल कार्बन है, सॉरी। तो अगर मैं पूछूं इस कंपाउंड के लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर कितने बनेंगे, तो आपको मैंने फॉर्मूला बताया था n⁻², या फिर आप बोल सकते हो n का स्क्वायर। तो ये क्या होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कितने कायरल कार्बन है, 2 है, तो 2⁻² इज इक्वल टू 4। जैसे कल लास्ट के लेक्चर पे मैंने टार्ट्रिक एसिड पे बताया था, वहां भी कायरल कार्बन 2 थे और टोटल आइसोमर कितने आ रहे थे, 4। तो आपके इस कंपाउंड के लिए 2,3 डाइब्रोमोब्यूटेन के लिए टोटल ऑप्टिकल आइसोमर आपको कितने मिल रहे हैं, 4। लेकिन मैंने चारों के चारों यहाँ ड्रॉ नहीं किए, ड्रॉ करना आपको मैंने लास्ट लेक्चर पे बताया था, उसमें हमने एनेंटियोमर्स और डाइस्टीरियोमर्स देखा था। यहाँ पे बस मैं मीसो कंपाउंड का एग्जांपल लेना चाह रही हूँ, तो मैंने सिर्फ इसके 2 आइसोमर दिखाए हुए हैं, जो कि ये देखिए इस तरीके से अरेंज किए हुए हैं। मतलब देखो 4 आइसोमर बन रहे हैं, 4 आइसोमर में डिफरेंस क्या आएगा, सबका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सब कुछ सेम होगा, लेकिन ये हाइड्रोजन ब्रोमीन इनकी पोजीशन क्या है वो बदलती रहेगी, क्योंकि हम लोग स्टीरियो आइसोमर पढ़ रहे हैं। स्टीरियो आइसोमर में क्या है, एटम का ओरिएंटेशन बदलता है। अब ये सारी बातें मैं लास्ट लेक्चर पे बोल चुकी हूँ, अब दोबारा इनको अभी नहीं बोलूंगी, ठीक है। अभी जैसे हम इसके क्या है, 2 आइसोमर को मैंने यहाँ ड्रॉ किया हुआ है, उसके बेसिस पे देखेंगे कि मीसो कंपाउंड है या नहीं। आप देखो मैंने ये कार्बन नंबर सेकंड लिया है, ये मेरा कार्बन नंबर थर्ड है, ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, ये कार्बन नंबर 4 है, ठीक है। और मैंने कैसे अरेंज किया, मैंने ये दोनों बॉन्ड को यहाँ पे कंसीडर किया है, ये वाले बॉन्ड को, ये वाले बॉन्ड को कंसीडर किया है। इसके पहले वाले ये जो कार्बन है ना, इसके एक साइड है मिथाइल ग्रुप, अब मैं इसे फर्स्ट कह रही हूँ, ठीक है, इसको मैं फर्स्ट कह रही हूँ, ये मेरा फर्स्ट हो गया, चलो ये मेरा सेकंड हो गया, ठीक है। फर्स्ट के पास एक मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है, तो देखो इसके पास एक मिथाइल ग्रुप है, एक ब्रोमीन है और एक हाइड्रोजन है। नीचे वाले के पास भी क्या है, एक मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है, तो मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है। अब ये भी एक टाइप का ऑप्टिकल आइसोमर है। इसका दूसरा कंपाउंड मैंने बनाया, इसमें भी सेम चीज है, देखो
ये वाले कार्बन के पास मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन है और ब्रोमीन है। इसके पास भी क्या है, मिथाइल ग्रुप है, हाइड्रोजन एंड ब्रोमीन है, लेकिन अरेंजमेंट बदल गया है। यहाँ पर को ब्रोमीन कहाँ था, ऐसे समझ लो, चलो यहाँ पे ब्रोमीन कहाँ था, राइट में था, यहाँ पे किस में चला गया, लेफ्ट में। यहाँ पे कहाँ था, राइट में था, यहाँ किस में चला गया, लेफ्ट में। यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ था, इस साइड था, मतलब वेज में, लेफ्ट में था, यहाँ राइट में चला गया, लेफ्ट में था, राइट में चला गया। तो ये दोनों क्या बन गए, एक दूसरे की मिरर इमेज बन गई। ये चीजें मैंने कल बताई है ना आपको, ये दोनों एक दूसरे की क्या बन गई, मिरर इमेज बन गई। अब ये दोनों क्या है, ऑप्टिकल आइसोमर तो है, हमने निकाल दिया, ये आपके ऑप्टिकल आइसोमर है। 4 ऑप्टिकल आइसोमर हो सकते हैं, जिसमें से 2 मैंने ड्रॉ कर लिए, 2 मैंने सिखाए थे कल आपको कैसे करना है, उससे आप कर लीजिएगा। अब ये बोल रहा है ये दोनों जो ऑप्टिकल आइसोमर मुझे 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन के मिले हुए हैं, ये ऑप्टिकल आइसोमर एक टाइप के मीसो कंपाउंड है। कैसे, आप देखो क्या इस कंपाउंड में सिमेट्री प्रेजेंट है, बिल्कुल है। देखो ये तो ये वाला कार्बन भी आपका कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, ये भी कायरल है, कायरल है, लेकिन सिमेट्री है। सिमेट्री कैसे, सिमेट्री मतलब यहाँ पर को 3 टाइप की सिमेट्री हम देखते हैं, आपको पता है, एक होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री, एक होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, एक होता है एक्सेस ऑफ सिमेट्री, ये भी पढ़ाया है। एक्सेस ऑफ सिमेट्री को हम कंसीडर नहीं करते, प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री को देखते हैं। प्लेन ऑफ सिमेट्री मतलब ये हुआ कि अगर इस मॉलिक्यूल के बीच से अगर मैं कोई प्लेन डालती हूँ, तो ये प्लेन इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में अगर काट देता है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। अब देखो अगर मैंने बीच से एक प्लेन डाला और इस मॉलिक्यूल को 2 इक्वल हाफ में काटा, तो क्या ये 2 इक्वल हाफ एक दूसरे के सिमिलर है, बिल्कुल है। आप देख लो इसके अब देखो यहाँ मॉलिक्यूल को अरेंज भी किया, ये बोल रहा है इसके डैश में क्या था, मिथाइल था, इसके डैश में भी मिथाइल है, इसके वेज में हाइड्रोजन था, यहाँ भी हाइड्रोजन है, यहाँ ब्रोमीन था, यहाँ ब्रोमीन था, मतलब ऊपर की जो पीस है वो नीचे के पीस की एकदम कॉपी है। इट मीन्स मैं बोल सकती हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ पर को प्रेजेंट है। इसको भी आप देख लो, बीच में प्लेन डाल दिया, क्या ऊपर का हाफ नीचे की हाफ के इक्वल है, बिल्कुल इक्वल है, यानी कि प्लेन ऑफ सिमेट्री यहाँ प्रेजेंट है, क्योंकि ये इंडिकेट कर रहा है कि सारी कंडीशन इसने फुलफिल जरूर की, लेकिन प्लेन ऑफ सिमेट्री हो जाने की वजह से ये कंपाउंड अब आपका क्या बन गया है, ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बन गया है। और ऐसे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड को हम मीसो कंपाउंड कहते हैं। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के लिए बोलूं कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप ना होके यहाँ पे मैंने मिथाइल ग्रुप लगाया होता, यहाँ पे मेरे मिथाइल ग्रुप के बदले मैंने यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगाया होता, आपके जो 2 स्ट्रक्चर बनेंगे ना उनमें ऐसे ही अरेंजमेंट होगा। तो यहाँ पर को देखो, क्या आपको यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री मिलती, नहीं मिलती। यहाँ पे मिथाइल ग्रुप होता तो यहाँ पे हाइड्रोजन आ गया, यहाँ पे हाइड्रोजन था तो मिथाइल ग्रुप आ गया। अगर यहाँ प्लेन ऑफ सिमेट्री अब्सेंट होती ना, और इसके लिए भी इसी के करस्पॉन्डिंग अगर मैं बना दूं, तो देखिए यहाँ पर को क्या था मेरा, मिथाइल ग्रुप, और यहाँ पे ब्रोमीन। तो देखो यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती, यहाँ भी प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट होती, तो ये मॉलिक्यूल अब क्या होता है, ये भी अभी भी ऑप्टिकल आइसोमर होता, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स कहते हैं। ठीक है, मिरर इमेज है, नॉन सुपर इम्पोजेबल है, इनको हम क्या बोलते हैं, एनेंशियोमर्स कहते हैं। लेकिन क्या होगा यहाँ पर को अभी तो फिलहाल ऐसा नहीं है, अभी ये है कि ये मॉलिक्यूल मैंने शिफ्ट कर दिए, जैसे पहले थे आप वैसे लगाइएगा और बताइएगा कि यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस वजह से ऐसे कंपाउंड को हम बोलते हैं मीसो कंपाउंड। ठीक है, नाउ इनकी प्रॉपर्टीज पे बात करें तो सबसे पहले ये बोल रहा है ये ऑप्टिकल आइसोमर होता है, स्टार्टिंग में ही बताया, जितने भी इसके जो 4 ऑप्टिकल आइसोमर बने, इसमें से ये 2 ऑप्टिकल आइसोमर ही तो मीसो कंपाउंड है, तो ये ऑप्टिकल आइसोमर होते हैं। हैव मोर देन 2 कायरल कार्बन, इन टाइप के कंपाउंड में, मीसो कंपाउंड में 2 से या फिर 2 से ज्यादा कायरल कार्बन प्रेजेंट होते हैं, जैसे आपने इसमें देखा 2 कायरल कार्बन प्रेजेंट है। सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बनाते हैं, आपने देखा ये एक दूसरे की क्या है, इम्पोजिबल सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज बना रहे हैं। ठीक है, सुपर इम्पोजिबल मतलब जो एक दूसरे के ऊपर बैठ जाए, ऐसी मिरर इमेज आपके बनाते हैं। ठीक है, अगला है हैव ए कायरल कार्बन बट स्टिल अकायरल इन नेचर। तो ये बोले भाई इनमें ना कायरल कार्बन होता है, ठीक है, कायरल कार्बन होता है, स्टिल ये कायरल होते हैं। क्यों, मैंने आपको स्टार्टिंग में रीजन बताया, पुराने लेक्चर पे भी बताया हुआ था। दे आर नॉन रिवर्सिबल। नॉन रिवर्सिबल मतलब क्या हुआ पता है, नॉन रिवर्सिबल मतलब हुआ इनका सेपरेशन करना पॉसिबल नहीं है। अगर ये किसी मिक्सचर में प्रेजेंट है तो आप इनको सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो ये था आपका मीसो कंपाउंड, ये सारी बातें आपने मीसो कंपाउंड में लिखनी है। ठीक है, अब देखो, अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कवर कराती हूँ, दैट इज रेसमिक मिक्सचर। ओके, अब रेसमिक मिक्सचर क्या होता है ये भी देखो, ध्यान से सुनना, छोटा सा है, ध्यान से सुनना। ठीक है, तो देखो ये चीज भी मैंने आपको पहले बताई है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है। ठीक है, तो पहले सिंपली बोल देती हूँ, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है ना, अभी जैसे मैंने बोला कि जब भी आप कोई कंपाउंड के, जैसे आपने 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन के ही आपने जब ऑप्टिकल आइसोमर निकाले तो आपको 4 मिले, इनके अंदर क्या होगा, आपका एनेंशियोमर्स भी होगा। एनेंशियोमर्स लास्ट लेक्चर पे पढ़ाए हैं। या फिर मैं ऐसा बोल सकती हूँ कि जैसे कोई भी हमारा कंपाउंड होता है, इसी को आप ले लो, तो हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कि टोटल हमें कितने टाइप की मैक्सिमम आइसोमर मिल सकते हैं, तो हमने बोला 3 टाइप के मिलेंगे, आइदर डी मिलेगा, आइदर एल मिलेगा, आइदर मीसो मिलेगा। मीसो तो हमने पढ़ लिया है, ये वाला। एक होता है डी और एल, जो कि मिलके क्या बनाते हैं, एनेंशियोमर। ओके, तो हमारे पास क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में डी और एल टाइप का जो आइसोमर होता है,
इनको जब हम लोग इक्विमोलर अमाउंट में ले लेते हैं, मतलब मेरा जो डी आइसोमर है उसका भी मैंने 50% ले लिया और मेरा जो एल आइसोमर है इसका भी मैंने 50% ले लिया और इसका मैंने एक मिक्सचर बना दिया, उसी मिक्सचर को मैं क्या बोलूंगी, रैस्मिक मिक्सचर बोलूंगी। अब खास बात यह है कि जनरली हमको जैसे पहले भी पता है कि जो डी आइसोमर होता है ये एक ऑप्टिकल आइसोमर है, एल आइसोमर है ये भी एक ऑप्टिकल आइसोमर है। अब ऑप्टिकल आइसोमर है तो इनकी पहचान क्या थी, मैंने बोला भाई ऑप्टिकल मतलब होता है लाइट, और इनकी पहचान ये है कि जब भी आप इनके मिक्सचर से लाइट को, पर्टिकुलरली प्लेन पोलराइज लाइट को पास करोगे तो ये प्लेन पोलराइज लाइट के टूवर्ड्स एक डेफिनेट बिहेवियर शो करेगा। जैसे जो डी वाला आइसोमर है, जैसे मैंने लिखा कि मेरा एक कोई कंपाउंड है उसका मैंने डी आइसोमर का सॉल्यूशन लिया, उस पर मैंने प्लेन पोलराइज लाइट डाली, तो ये क्या करेगा, उस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट राइट डायरेक्शन में मूव करा देगा, राइट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। सेम वे पे अगर मैं उसका एल वाला आइसोमर लूं, उसमें मैंने प्लेन पोलराइज डाली, तो वो क्या करेगा, ये सॉल्यूशन उस प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट कर देगा। अब रोटेशन की वजह से कि वो प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ की ओर रोटेट कर रहा है उसके बेसिस पे हम इसे डी और एल कहते हैं और इसी वजह से हम इन्हें ऑप्टिकल आइसोमर कहते हैं। अब क्योंकि मैंने जो रैस्मिक मिक्सचर बनाया है इसमें डी भी है और इसमें एल भी है, तो ये चाहेगा 50% लेफ्ट साइड को रोटेट करना और ये चाहेगा 50% राइट साइड को रोटेट करना। तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर को इंटरनल कंपनसेशन हो जाएगा, जिस वजह से ये इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और रैस्मिक मिक्सचर के ऊपर अब आप क्या करोगे, प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे तो ये किसी भी डायरेक्शन में लाइट को रोटेट नहीं करेगी, यानी कि लाइट आपकी एज इट इज पास हो जाएगी। क्योंकि मिक्सचर किससे बना है, 50% दोनों से बना है। 50% देखो ऐसे समझो, 50% आपका लेफ्ट डायरेक्शन वाला था, 50% राइट डायरेक्शन वाला था। अब लेफ्ट वाला राइट को कट कर देगा ना, तो बचेगा क्या, जीरो। तो अब होगा क्या, ये रैस्मिक मिक्सचर के ऊपर अगर आप प्लेन पोलराइज लाइट डालोगे तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को एज इट इज पास कर देगा, कोई भी चेंज उसमें देखने को नहीं मिलेगा। ऐसे ही मिक्सचर को हम बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर। अब इसको समझाने के लिए भी यहाँ पर कोई डायग्राम बनाया हुआ है, ये जस्ट यही बोल रहा है कि हमारे पास प्लेन पोलराइज लाइट थी, हमने इस प्लेन पोलराइज लाइट को एक रैस्मिक मिक्सचर से पास कराया। अभी बता दिया रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है। मैंने बोला रैस्मिक मिक्सचर ये होता है, आपके पास कोई भी कंपाउंड है, जैसे टार्ट्रिक एसिड ही ले लो, उसका जो डी आइसोमर होगा उसका 50% ले लो, उसका जो एल आइसोमर होगा उसका 50% ले लो, उसी कंपाउंड का लेना होता है, ठीक है। उसका आपने इक्वल मिक्सचर ले लिया, 50-50 दोनों वाला आइसोमर ले लिया, इसे हम बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर। उसको अपने पोलैरिमीटर ट्यूब से डाल दिया और जैसे ही आपने प्लेन पोलराइज लाइट डाली तो आप देखोगे कि अब प्लेन पोलराइज लाइट की डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं है। क्यों चेंज नहीं है, क्योंकि लीवो और डेक्स्ट्रो वाले ने इंटरनल कंपनसेशन से एक दूसरे के रोटेशन को रोक दिया, जिसकी वजह से अब प्लेन पोलराइज लाइट जैसी पहले थी वैसे ही आपको बाद में मिली। और एग्जाम्पल के लिए देखो, ऊपर वाला जो कंपाउंड है ना उसी को हमने नीचे ड्रॉ किया है, ठीक है। ऊपर वाले कंपाउंड को ही हमने 2,3 डाइब्रोमो ब्यूटेन को ही हमने यहाँ पर को ड्रॉ किया हुआ है। इसमें देखो एक डेक्स्ट्रो वाला फॉर्म है, एक लीवो वाला। अब देखो मैंने इसी को डेक्स्ट्रो क्यों लिखा, इसी को लीवो क्यों लिखा। अब देखो डेक्स्ट्रो और लीवो का पता ना एक्सपेरिमेंटली होता है, क्योंकि लाइट को हमने पास करना है तो ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ है। हम जस्ट लिख लेते हैं कि एक डेक्स्ट्रो है तो दूसरा ऑब्वियस सी बात है लीवो ही होगा। इसका मैंने 50% लिया, मैंने इसका भी 50% लिया, तो हुआ क्या, जो आपके राइट डायरेक्शन में रोटेट करने वाली थी और जो लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट करने वाली थी ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, जिसकी वजह से इन दोनों का मिक्सचर जो है वो कोई भी टाइप का, किसी भी टाइप का इफेक्ट आपकी लाइट के टूवर्ड्स सही शो नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डेफिनेशन में भी ये चीज लिखी है, ये बोल रहे रैस्मिक मिक्सचर क्या होता है, ये बोलेगा आपने एग्जाम में ऐसे ही लिखना है कि इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ डी और एल आइसोमर, किसी भी कंपाउंड का जो डी और एल आइसोमर है उसका जब आप इक्विमोलर मिक्सचर ले लेते हो, इक्वल अमाउंट का मिक्सचर ले लेते हो, उसी को हम बोलते हैं रैस्मिक मिक्सचर। और ये बोल रहे थे प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डी और एल एनेंशियोमर्स, यानी देखो एक और चीज बता देती हूँ। अब देखो ये जो रैस्मिक मिक्सचर बना है ना, अब ये आपका क्या हो जाता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। जो आपके ये कंपाउंड है आपको पता है, और डेक्स्ट्रो और लीवो दोनों ही आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। अब ऑप्टिकली एक्टिव वगैरह क्या होता है बताया पहले, ये दोनों ही आपके ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं। लेकिन रैस्मिक मिक्सचर अब बनने के बाद ये दोनों कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव से क्या बन जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। मतलब ये दोनों कंपाउंड तो ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन रैस्मिक मिक्सचर के फॉर्म में ये दोनों क्या हो जाते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो ये बोल रहा है एक तो होता है रैस्मिक मिक्सचर, हमने बोला रैस्मिक मिक्सचर इज इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ अ DL आइसोमर, ओके। लेकिन मैं बोलूंगी रेसमाइजेशन क्या होता है, तो रेसमाइजेशन वो फिनोमिना होता है या फिर आप बोल सकते हो वो प्रोसेस होता है जिसमें हम जो हमारा DL आइसोमर है जो कि ऑप्टिकली एक्टिव है उनको हम लोग रैस्मिक मिक्सचर यानी कि जो कि आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव फॉर्म में है उसमें कन्वर्ट करते हैं। और आप बोल सकते हो द प्रोसेस ऑफ
फॉर्मेशन ऑफ अ रेसमिक मिक्सचर, जो रेसमिक मिक्सचर को बनाने की जो प्रोसेस है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमाइजेशन। तो ये चीज क्लियर आई। अब आगे क्या बोल रहे हैं देखो, अब यहाँ पे ना जो ये पॉइंट लिखे वो वही है जो मैंने ऊपर आपको बोला था, रेसमिक मिक्सचर की डेफिनेशन वगैरह। अब एक पॉइंट जो आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये, ठीक है। अब देखो एक मिस्टेक मुझसे हुई है, मैं अभी तक आपका इंटरनल कंपनसेशन कह रही थी, इंटरनल नहीं। देखो इंटरनल और एक्सटर्नल में डिफरेंस क्या है पहले वो भी समझो। इंटरनल कंपनसेशन की वजह से ऑप्टिकल इनएक्टिविटी होना, इसका मतलब ये है कि कंपाउंड का जो आपका ये कंपाउंड है, जैसे ये आपका एक मॉलिक्यूल है, इसका कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसा हो गया है, इसका एटम का अरेंजमेंट ही ऐसा हो गया है कि ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, ठीक है। जैसे मीसो कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया, जैसे ये है ना, इसमें आपका क्या है, ये आपका इसमें ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसकी वजह से आ रही है, एटम्स के अरेंजमेंट की वजह से। यही मॉलिक्यूल तो मैंने नीचे ड्रॉ किया, ये ऑप्टिकली एक्टिव हो गए, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो एटम का कॉन्फ़िगरेशन है, एटम का अरेंजमेंट है, वो इस तरीके से है जिसने इसे ऑप्टिकली एक्टिव बना दिया, क्योंकि इसने सारी कंडीशन फुलफिल की जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड की होनी चाहिए। और वही चीज यहाँ पे भी है, यहाँ पे आपके एटम्स कुछ इस तरीके से अरेंज है कि इन्होंने ऑप्टिकल एक्टिविटी होने के लिए जो कंडीशंस होती है वो फुलफिल नहीं की। तो अब मैं बोलूंगी कि यहाँ पे जो आपका इनएक्टिविटी आ रही है, ऑप्टिकल इनएक्टिविटी आ रही है, वो किसकी वजह से, इंटरनल कंपनसेशन। मीसो कंपाउंड में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी किसकी वजह से होती है, इंटरनल कंपनसेशन की वजह से। लेकिन रेसमिक मिक्सचर में किसकी वजह से होती है, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से, क्योंकि इसमें जो मिक्सचर बना हुआ है वो तो ऑलरेडी ऑप्टिकली एक्टिव है, उनके कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मॉलिक्यूल में दिक्कत नहीं है। लेकिन एक्सटर्नल कंपनसेशन मतलब ये है कि बाहर से हमने जब इन दोनों को मिक्स किया, इनके बाहरी मतलब अब बोल सकते हो मॉलिक्यूल की वजह से नहीं, इनके दूसरे रीजन की वजह से इन्होंने अपनी एक्टिविटी को खोया है। इस वजह से हम इसे इंटरनल कंपनसेशन के बजाय क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से। या फिर आप बोल सकते हो इंटरमोलिकुलर न्यूट्रलाइजेशन, न्यूट्रल भी तो हो गए, लेफ्ट और राइट ने एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया, न्यूट्रल हो गए, उसकी वजह से आपका रेसमिक मिक्सचर ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है। तो मैं सिंपली इतना बोलती हूँ कि मीसो कंपाउंड में ऑप्टिकल इनएक्टिविटी इंटरनल कंपनसेशन की वजह से होती है, रेसमिक मिक्सचर में एक्सटर्नल कंपनसेशन की वजह से होती है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि रेसमिक मिक्सचर इज अ रिजॉल्वेबल मिक्सचर, मतलब रेसमिक मिक्सचर में जो हमने रेसमिक मिक्सचर है वो डी और एल को मिला के ही तो बनाया है। तो ये बोल रहे क्या हम डी और एल को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे मीसो में तो मैंने बोला था नहीं कर सकते उसे रिजॉल्व, लेकिन ये बोल रहा है रेसमिक मिक्सचर को हम कर सकते हैं। लेकिन इस केस में क्या होता है, हमको एनेंशियोमर्स मिलने के बजाय डाइस्टीरियोमर्स मिलते हैं, हम इसे डाइस्टीरियोमर्स के फॉर्म में रिजॉल्व कर सकते हैं। जैसे बोले रेसमिक मिक्सचर है, प्लस और माइनस वाले दोनों के आइसोमर इसमें है, हमने इसमें क्या करना होता है, बस एक रिजॉल्विंग एजेंट डालना होता है जो कि एक टाइप का कायरल मॉलिक्यूल होता है। इसको ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये आपके सिलेबस में है भी नहीं। इसको जब आप मिक्स करते हो तो आपको एक डाइस्टीरियोमर्स मिलता है, और इसी डाइस्टीरियोमर्स के फॉर्म में हम इसे सेपरेट आउट कर सकते हैं। अब इसे हम लोग डायस्टीरियोमर्स के फॉर्म में क्यों कर रहे हैं, एनेंशियोमर्स के फॉर्म में क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देखो हमने जब एनेंशियोमर्स पढ़ा था तो वहां मैंने आपको बोला था कि एनेंशियोमर्स ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। अब भाई अगर आपकी कंपाउंड की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी तो हम डिस्टिंग्विश कैसे कर पाएंगे कि कौन सा कंपाउंड ए है और कौन सा बी। लेकिन डायस्टीरियोमर्स में ऐसा नहीं होता, डायस्टीरियोमर्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, जिस वजह से हम कंपाउंड ए और बी को सेपरेट आउट कर सकते हैं। इस वजह से हम डायस्टीरियोमर्स की हेल्प से डायस्टीरियोमर्स के फॉर्म में हम रेसमिक मिक्सचर को रिजॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ रेसमिक मिक्सचर टू अ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, और वो प्रोसेस जिसमें हम हमारे रेसमिक मिक्सचर को एक ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में रिजॉल्व करते हैं, बाहर निकालते हैं, सेपरेट करते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, रिजोल्यूशन प्रोसेस, ओके, ठीक है। रेसमिक रिजोल्यूशन भी आप इसे बोलते हैं। तो बस इतनी सी बात आपने करनी थी, ये था हमारा मीसो कंपाउंड और रेसमिक मिक्सचर, छोटा सा टॉपिक था, बस छोटे छोटे से पॉइंट आपने ध्यान में रखने, एग्जाम पे आएगा तो शॉर्ट मार्क्स में ही आएगा, और ये एग्जाम्पल के साथ आपने क्लियर करना है, ठीक है। थोड़ा सा घिचक पिचक मैंने ज्यादा कर दिया, आगे से सुधार करेंगे। तो ठीक है, अभी इसको यहीं पे फिनिश कर लेते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए भी जाइएगा। तो अभी फिनिश करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।